Let us now deduce the expression for time period of a revolving satellite. पहले तो टाइम पीरियड का मीनिंग क्या है. सपोज ये हमारे पास अर्थ है और ये हमारा सैटेलाइट. सैटेलाइट जब एक पॉइंट से चालू होता है और रिवॉल्व करके उसी पॉइंट पे वापस आता है, तो फॉर दैट जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड ऑफ अ रिवॉल्विंग satellite. The time needed for a satellite to complete one revolution is called as time period of a revolving satellite. तो हम लोग यहाँ पे इस डायग्राम में देखते हैं, ये हमारा अर्थ जिसका मास है कैपिटल एम और अर्थ का रेडियस है कैपिटल आर. एक सैटेलाइट h हाइट पे एट अ हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ रिवॉल्व हो रहा है इन सर्कुलर पाथ. सर्कुलर पाथ में वो रिवॉल्व हो रहा है. सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व होने का कंडीशन क्या था? द वेलोसिटी गिवन टू द सैटेलाइट शुड बी क्रिटिकल वेलोसिटी vc. तो इसीलिए इस सैटेलाइट को क्रिटिकल वेलोसिटी दिया होगा, इसीलिए वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है अबाउट अर्थ. व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ टू द सेंटर ऑफ सैटेलाइट? इट इज r plus h. r is radius of earth plus h is height of the satellite from the surface of the earth. तो हम लोग टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन निकालना चाह रहे हैं. तो टाइम एज यू नो, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम इज डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. टाइम इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी या डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी का बात करें तो बाय दैट फॉर्मूला time here is 2 pi r, which is the distance traveled in one revolution. जब एक सैटेलाइट पूरा एक रेवोल्यूशन करेगा the distance traveled will be 2 pi r. और किस वेलोसिटी से सैटेलाइट वो टाइम ले रहा है या वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? दिस रिवोल्यूशन ऑफ द सैटेलाइट इज विथ क्रिटिकल वेलोसिटी vc. तो टाइम इज डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. Distance traveled by the satellite in one revolution, it is 2 pi r, and the velocity with which the satellite is covering this distance, it is vc, critical velocity. अब हम लोग इस एक्सप्रेशन में टाइम पीरियड के क्रिटिकल वेलोसिटी का वैल्यू रखेंगे. हम लोग ने पिछले डेरिवेशन में क्रिटिकल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन प्रूव किया था. इट वाज रूट ऑफ gm अपॉन r प्लस h. In the previous section, we have gone through this derivation of critical velocity. Critical velocity is root of gm upon r plus h. तो ये critical velocity का expression हम लोग यहाँ पे substitute करेंगे. उसके अलावा we will substitute small r is capital R plus h. ये भी हम लोग substitute करेंगे. तो when we do this substitution, the critical velocity expression becomes vc is root of gm upon स्मॉल आर. तो ये क्रिटिकल वेलोसिटी का वैल्यू मैं यहां पे पुट करेगा एंड वी विल गेट द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड. डिस्टेंस ट्रेवल 2 पाई आर न्यूमरेटर में, क्रिटिकल वेलोसिटी रूट ऑफ जीएम अपॉन स्मॉल आर डिनोमिनेटर में. अब जब हम लोग थोड़ा मैथमेटिक्स करेंगे इसको, तो वी कैन राइट दिस एज लाइक दिस. कैसे? तो देखो, वी कैन राइट दिस लाइक दिस 2 पाई आर. अब इसमें जो r है इसको लिख सकते हैं r स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ gm अपॉन स्मॉल r. अब ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या है? स्मॉल r. ये बन जाएगा न्यूमरेटर. तो हम लोग का एक्सप्रेशन आ जाएगा 2 पाई रूट ऑफ r क्यूब अपॉन gm. तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है. टाइम पीरियड ऑफ द रिवॉल्विंग सैटेलाइट इज 2 पाई root of r cube upon gm. What is the value of small r? Small r we have substituted as capital R plus small h. तो small r को हम लोग लिखेंगे capital R plus small h. So we will get this as the final expression for the time period of a revolving satellite. So if someone asks you the question, what is the time period of a revolving satellite? एक सैटेलाइट को पूरा अर्थ के अबाउट गोल घूमने के लिए कितना टाइम लग रहा है? तो दैट टाइम पीरियड इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ r प्लस h द होल क्यूब अपॉन
capital G, capital M, where R is radius of Earth, H is distance of this satellite from the surface of Earth, capital M is mass of Earth, and capital G is gravitational constant. उसका वैल्यू 6.67 into 10⁻11 SI units. तो this is what is the expression for time period. अब ये expression for time period तो हम लोग ने निकाल दिया, तो that means from this expression we can see कि time period depends on height. टाइम पीरियड डिपेंड करता है हाइट पे, क्योंकि बाकी सब तो यहाँ पे कांस्टेंट है. देखो कैपिटल आर रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, दैट इज अ कांस्टेंट. कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ 6 into 10⁻24 kg, ये भी कांस्टेंट है. ओनली वेरिएबल हियर इज दिस हाइट h. सो दैट मींस अगर टाइम पीरियड को वेरी करना है तो हमें हाइट को वेरी करना पड़ेगा. तो व्हाट वन मीन, हम लोग का इसका मीनिंग क्या है? तो अगर मान लो हमारा ये अर्थ है, तो अर्थ से सैटेलाइट किस हाइट पे है, दैट विल डिसाइड कि इसको घूम के वापस आने के लिए कितना टाइम लगेगा. मोर द हाइट मोर द टाइम पीरियड. अगर सैटेलाइट को कम हाइट पे घुमाया है, हाइट पे रखा है हम लोग ने और वो घूम रहा है, तो उसको कम टाइम लगेगा, जल्दी से वो अर्थ के अबाउट रिवोल्यूशन कर लेगा. अगर हाइट ज्यादा है तो घूमने के लिए उसको ज्यादा टाइम लगेगा. मोर द हाइट मोर विल बी द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रेवोल्यूशन, मोर विल बी द टाइम पीरियड. अब मान लो ये हमारा अर्थ है, अर्थ पे कहीं तो हमारा इंडिया है. मान लो अगर मैंने इंडिया यहाँ पे बना दिया, सपोज दिस इज इंडिया, ये हम लोग का भारत देश है. ओके, तो अब सैटेलाइट अगर मान लो हम लोग को इंडिया के लिए बनाना है, हम लोग भारत के लिए सैटेलाइट बनाना चाह रहे हैं, दिस इज अर्थ और अर्थ के मैप पे ये इंडिया है, तो फिर हम लोग सैटेलाइट कैसा चाहेंगे? क्या हमारा सैटेलाइट इंडिया को हमेशा फेस करना चाहिए या अमेरिका को फेस करना चाहिए, अफ्रीका को फेस करना चाहिए, अमेरिका को फेस करना चाहिए या इंडिया को फेस करना चाहिए? ऑफ कोर्स हम लोग हमारे लिए सैटेलाइट बना रहे हैं तो फिर वो हमारे देश को फेस करेगा तो अच्छा होगा. जैसे हमारे देश का मोबाइल कम्युनिकेशन हम लोग करना चाह रहे हैं, हमारे देश का मिलिट्री का कोई मतलब जो डिविएशन है, कोई अगर अटैक कर रहा है कि नहीं वो देखना चाह रहे हैं, या तो फिर हमारे देश का हम लोग वेदर फोरकास्टिंग करना चाह रहे हैं, बारिश कब होगा, गर्मी कब आएगा. तो वॉट एवर वी आर ट्राइंग टू डू, इट इज फॉर अवर ओन कंट्री. सो इन दैट केस सैटेलाइट शुड ऑलवेज फेस अवर ओन कंट्री. तो हम लोग चाहेंगे कि इंडिया के सामने ही हमेशा सैटेलाइट रहे. तो मान लो ये इंडिया फिलहाल यहाँ है, तो इसके एग्जैक्ट सामने मैंने सैटेलाइट रख दिया, तो ये काम हो गया क्या? नहीं. क्यों नहीं होगा? क्योंकि अर्थ घूमेगा, तो इंडिया थोड़ी देर बाद यहां से, इंडिया थोड़ी देर बाद घूम के यहां आ जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद घूम के मेरी तरफ आ जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद घूम के उस तरफ रहेगा, फिर थोड़ी देर बाद घूम के वापस तुम्हारी तरफ फेस हो जाएगा. तो हम लोग ये चाहेंगे कि सैटेलाइट सामने रहे, तो जैसे जैसे अर्थ घूमे, जैसे जैसे इंडिया आगे जाए, वैसे वैसे सैटेलाइट भी आगे घूमता रहे. इंडिया के साथ साथ सैटेलाइट आगे घूमना चाहिए. तो इंडिया के रिस्पेक्ट में दिस सैटेलाइट शुड स्टे स्टेशनरी. इंडिया के सामने हमेशा रहना चाहिए. तो मैं जब भी मेरे घर से बाहर निकलूं और मान लो मैं ये सैटेलाइट देखना चाह रहा हूं, तो मैं हमेशा ये सैटेलाइट देख पाना चाहिए. तो इसीलिए ये सैटेलाइट अभी मेरी तरफ है, जैसे ही अर्थ घुमा तो ये सैटेलाइट फिर से मेरे गैलरी से दिखेगा, फिर से मैं ऐसे घुमा तो मेरे फिर से गैलरी से दिखेगा, तो मुझे हमेशा ये सैटेलाइट दिखाई देगा. नाउ व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इंडिया, और व्हाट वी कैन से इज व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ. अर्थ का एक जगह वापस उसी जगह पे कितनी देर बाद आता है? तो इट कम्स बैक आफ्टर 24 आवर्स. 24 आवर्स इज द टाइम ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ. तो हम लोग सैटेलाइट को भी उसी स्पीड से घुमाएंगे, उतने ही टाइम में घुमाएंगे. तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट शुड बी सेम एज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ. ओके, तो इसीलिए हम लोग टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट क्या चूज करेंगे? सो वी विल चूज द टाइम पीरियड ऑफ द अर्थ विच इज 24 आवर. तो वो सैटेलाइट स्टेशनरी रहेगा, हमेशा हमारे गैलरी से दिखेगा. तो इसीलिए दिस काइंड ऑफ सैटेलाइट्स आर नोन एज geostationary satellite. These satellites are stationary with respect to a place on Earth. इंडिया का सैटेलाइट हमेशा इंडिया के सामने रहेगा,
तो 24 आवर बाद वापस वो उसी पोजीशन पे आ जाएंगे, हमेशा वो सैटेलाइट हमारे साथ ही रहेगा। जैसे ही कंट्री घूमेगा सैटेलाइट भी घूमेगा, हमेशा वो सैटेलाइट उस कंट्री को फेस करेगा। इट विल बी स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू द पोजीशन। ओके, तो टाइम पीरियड ऑफ सच सैटेलाइट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, इसको हम लोग दूसरा नाम भी देते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट। कम्युनिकेशन क्यों नाम दिया? क्योंकि ये कम्युनिकेशन के लिए यूज होगा, देश के कम्युनिकेशन के लिए, मोबाइल नेटवर्क के लिए हम लोग ऐसे सैटेलाइट का यूज करेंगे। सो दीज आर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स और कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। अब जब इस फॉर्मूले में हम लोग टाइम पीरियड चाह रहे हैं 24 आवर, तो 24 आवर जैसे ही मैंने यहाँ पे वैल्यू रखा 24 आवर्स मतलब 86400 सेकेंड्स। ओके, तो इतना जैसे ही मैंने टाइम रखा तो आई विल गेट अ वैल्यू ऑफ एच, और वो हाइट कितना आता है, तो इट कम्स आउट टू बी ऑलमोस्ट 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर होना चाहिए। 36,000 किलोमीटर एच का वैल्यू है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। सरफेस ऑफ अर्थ से 36,000 किलोमीटर दूर हम लोग का सैटेलाइट रहेगा। सो वी विल गेट द टाइम पीरियड ऑफ दैट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और कम्युनिकेशन सैटेलाइट एज 24 आवर्स। ओके, तो सैटेलाइट को अगर जियो स्टेशनरी बनाना है, कम्युनिकेशन बनाना है, तो उसके लिए हम लोग वी विल यूज टाइम पीरियड एज 24 आवर्स एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एच। व्हाटएवर वैल्यू वी गेट, that will be the height at which the satellite needs to be kept and revolved so that it is use of us in communication और geostationary satellite। फिर उसके बाद और एक टॉपिक जो हम लोग यहाँ पे देखना चाह रहे हैं, that is weightlessness in satellite। मान लो ऐसा हो गया कि जो सैटेलाइट भेजा है, उस सैटेलाइट में मान लो मैं हूं या तुम हो, कोई तो आदमी है, उस सैटेलाइट में किसी आदमी को भेजा है। तो ये हमारा अर्थ जिसका मास है कैपिटल एम और रेडियस है कैपिटल आर और हाइट एच फ्रॉम द सरफेस ऑफ ग्राउंड, फ्रॉम द सरफेस ऑफ ग्राउंड से हम लोग एक सैटेलाइट भेजे हैं और सैटेलाइट के अंदर मान लो एक आदमी है। अब इस आदमी को वेटलेस फील होगा, द मैन विल फील कंप्लीटली वेटलेस। अगर तुम ऐसा देखना चाहते हो, स्पेसएक्स मूवी है, बहुत सारा हॉलीवुड मूवीज है, तो हॉलीवुड मूवीज कुछ कुछ है उसमें सैटेलाइट दिखाते हैं, सैटेलाइट में कुछ कुछ एस्ट्रोनॉट होते हैं, तो दोस एस्ट्रोनॉट्स आर ऑलमोस्ट फ्लाइंग इन एयर। वो एस्ट्रोनॉट है, वो जमीन पे ऐसे हम लोग जैसे चल रहे हैं वैसे नहीं चलते, वो हवा में उड़ते रहते हैं। अगर तुम पिक्चर देखोगे हॉलीवुड का स्पेसएक्स और व्हाटएवर, सो यू विल सी द एस्ट्रोनॉट्स फ्लाई इन एयर। एस्ट्रोनॉट हवा में ही रहते हैं और उनको बांधा रहता है किसी रस्सी से ताकि वो स्पेस में बाहर न निकल जाए। तो इसीलिए दिस इज सपोज द एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट को वेटलेसनेस क्यों फील होगा, उसको वजन अपना बिल्कुल महसूस क्यों नहीं होगा, वो हवा में उड़ता हुआ क्यों रहेगा? दैट इज व्हाट इज द क्वेश्चन व्हिच वी आर ट्राइंग टू सी। ओके, तो दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द एस्ट्रोनॉट। दिस एस्ट्रोनॉट इज इन अ सैटेलाइट। सैटेलाइट के अंदर एक एस्ट्रोनॉट है और वो सैटेलाइट गोल गोल घूम रहा है। एज आई शोड यू इन दिस, जो हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे, ये सैटेलाइट है। मान लो सैटेलाइट के अंदर जो भी एस्ट्रोनॉट है, वो एस्ट्रोनॉट सैटेलाइट के साथ साथ रिवॉल्व कर रहा होगा अराउंड अर्थ। ओके, तो ये सैटेलाइट गोल गोल घूम रहा है, मतलब सर्कुलर मोशन हो रहा है। सर्कुलर मोशन होना मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। फॉर सर्कुलर मोशन वी ऑलवेज नीड अ सेंट्रीपिटल फोर्स, तो देयर शुड बी सम फोर्स हियर व्हिच इज एक्टिंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स। जब सैटेलाइट गोल गोल घूम रहा है, उसके साथ एस्ट्रोनॉट भी गोल गोल घूम रहा है, एस्ट्रोनॉट का सर्कुलर मोशन हुआ। What is the condition for circular motion? Circular motion exists only if there is centripetal force. So in this case, on the astronaut as well as on the satellite, there should be some centripetal force. So let us investigate what centripetal force acts on the astronaut. तो देखो, अब centripetal force मतलब by definition we know centripetal, centri मतलब center, pital मतलब towards, टूवर्ड सेंटर जो फोर्स होगा दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज फोर्स टूवर्ड सेंटर। तो ये मैंने फोर्स टूवर्ड सेंटर बता दिया। ये देखो सेंटर ऑफ अर्थ यहाँ है। व्हाट इज द फोर्स टूवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ? सो इट इज द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ ऑन द एस्ट्रोनॉट। इस एस्ट्रोनॉट पे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। So that gravitational force is given by G m1 m2 upon r square by Newton's law of gravitation.
So by using that formula of Newton's law of gravitation, we see that Gmm upon r plus h the whole square. This is gravitational force which is acting as centripetal force. Due to the gravitational pull of Earth towards the center of Earth on the astronaut, we have centripetal force which is gravitational force, and that is leading to circular motion of this astronaut. So centripetal force है, तो centripetal force F subscript C is equal to mass into centripetal acceleration A subscript C. Centripetal force is mass into centripetal acceleration. Centripetal force is equal to mass into centripetal acceleration. Who is acting as centripetal force? Gravitational pull of Earth, Gmm upon r plus h the whole square. What is the expression for centripetal acceleration? V square upon r. V square upon r सबको याद है फॉर्मूला. Centripetal acceleration का फॉर्मूला होता है V square upon r. So let us use this expression. Centripetal force is mass into centripetal acceleration. तो centripetal force मतलब gmm upon r plus h the whole square is equal to mass m into centripetal acceleration मतलब v square upon r plus h. Okay, so this is the expression which we have. अब तुम बोलोगे इससे वेटलेस क्यों फील होगा? तो वेटलेस फील इसीलिए होगा क्योंकि यहाँ पे कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं लग रहा है. नॉर्मली जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, सपोज आई ड्रॉ माई डायग्राम. अगर मैं हूँ, ये मेरा डायग्राम अर्थ के ऊपर मैं खड़ा हूँ फिलहाल, तो मेरे पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं? mg ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, ओके, which can also be written as gmm upon r square. ये दोनों सेम ही है क्योंकि gm upon r square होता है स्मॉल g. See this, let me write it slightly bigger. थोड़ा सा बड़े अक्षरों में अगर लिखे, so let me explain what happens here. सपोज मेरा डायग्राम बना रहे हैं जब भी हम लोग अर्थ पे खड़े. सपोज आई एम स्टैंडिंग ऑन अ ग्राउंड. I am standing on a ground. So what force acts on me? mg, my weight, or the gravitational pull of Earth. Gmm upon r square. अब तुम बोलोगे ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है या नहीं है? यस, सेम है क्योंकि gm upon r square होता है स्मॉल g. तो स्मॉल g into m into स्मॉल g, एक ही बात है. दूसरा फोर्स मेरे पे लगता है नॉर्मल रिएक्शन ऑफ ग्राउंड ऑन मी. तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगता है. नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू कितना है? अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स. तो n इज इक्वल टू mg. ऐसा होगा कि नहीं? और हम लोग ने देखा था नॉर्मल रिएक्शन इज अपरेंट वेट. नॉर्मल रिएक्शन इज अपरेंट वेट. व्हाट वेट वी फील, दैट इज अपरेंट वेट. जो वजन हमें आभास होगा, दैट इज अपरेंट वेट. तो अपरेंट वेट मतलब नॉर्मल रिएक्शन. तो क्या इस एस्ट्रोनॉट पे कोई नॉर्मल रिएक्शन लगा? कोई जरूरत पड़ा नॉर्मल रिएक्शन का ऊपर के डायरेक्शन में? नहीं, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन हियर. gmm upon r plus h the whole square, this leads to centripetal acceleration and there is no need of normal reaction here. नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का जरूरत ही नहीं है. दोनों फोर्स बैलेंस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ऊपर का इज इक्वल टू नीचे का. तो इसीलिए नॉर्मल रिएक्शन जीरो है. अब नॉर्मल रिएक्शन जीरो है लेकिन नॉर्मल रिएक्शन अपरेंट वेट होता है, आभास होने वाला वेट होता है. तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो मतलब अपरेंट वेट जीरो. अपरेंट वेट जीरो मतलब वेट का फीलिंग नहीं आएगा एंड द एस्ट्रोनॉट विल फील वेटलेस. उसे वजन का एहसास नहीं होगा. इसीलिए वजन नहीं फील होगा, इसीलिए वो हवा में ऑलमोस्ट फ्लाई करेगा. तो उस केस में हम लोग को रस्सी से बांधना पड़ेगा विद द स्पेसशिप सो दैट ही डज नॉट वेंचर आउट इन स्पेस एंड गेट लॉस्ट. तो इसीलिए हम लोग वेटलेसनेस इन सैटेलाइट को भी एक्सप्लेन करते हैं एंड वी टाई द एस्ट्रोनॉट टू अ स्ट्रिंग. So these are the concepts which we should remember. Time period of revolving satellite. This expression 2 pi root of r plus h the whole cube upon gm, and the weightlessness in satellite is explained on the basis of gravitational force gmm upon r plus h the whole square acting leading to centripetal acceleration mv square upon r plus h. And there is no normal reaction in this expression. No normal reaction means apparent weight is zero and the astronaut feels weightless.